डीवीएस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम सभी लोग सेट नंबर 52 डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियरी साबित होंगे। एग्जाम में आप इसे देख भी सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको जानकारी बता दूँ कि सीटेट का एग्जाम जो है, वह सुनिश्चित हो चुका है 21 जनवरी को निश्चित रूप से हर हाल में होंगे। इसका एडमिट कार्ड बहुत जल्द आ जाएगा और इसके बारे में मैं नोटिफ़िकेशन भी बता दूँगा कि एडमिट कार्ड आपको कैसे डाउनलोड करने हैं, ये सभी जानकारी होगी ही होगी। लेकिन अब आपके एग्जाम में मात्र 19 दिन का टाइम बचा हुआ है और आज 2 जनवरी समाप्त हो रहा है। यह सेशन कंप्लीट होने के बाद मैं आपको एक जानकारी भी बताऊँगा कि आपको अब कैसे तैयारी करनी है, कौन से सेशन को देखना सुनिश्चित करना होगा आपके एग्जाम में अगर बेस्ट नंबर लाने हैं तो उसके लिए आप इस सेशन में अंत तक बने रहिएगा। चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन के साथ सेशन की शुरुआत करते हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में निश्चित रूप से हर हाल में पूछे जाएँगे, ठीक है? आप देख लीजिए क्वेश्चन को एक बार पढ़िएगा और सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं बने तो उसके बाद वीडियो को पॉज़ करके उसका वीडियो का सॉल्यूशन देख लेंगे, ठीक है? कोई दिक्कत? आगे देखिए, एक राघव नाम का लड़का है, क्या है? राघव नाम का लड़का है और आप हमें ये भी बता देंगे कि इस 15 क्वेश्चन में आपका कितना सही हुआ। राघव के पास केवल ₹5 क्या? केवल ₹5 ₹5 का और ₹10 का सिक्का है, क्या है? सिक्के हैं, यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 30 है, सिक्कों की कुल संख्या कितनी है? यानी कि टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितना है? तो 30 है और अमाउंट कितना है? अमाउंट हमें बनाना कितना है? तो अमाउंट हमें बनाना है 195 कितना? 195 बनाना है, धनराशि है। तो उसके पास 5 और ₹10 के कितने सिक्के क्रमशः है? देखिए, अब आपको कुछ नहीं करना है, क्रमशः का मतलब होता है अगर 5 पहले लिखा हुआ है, इस 25 का मतलब क्या है? 5 पहले यानी कि 25 वो सिक्का किस चीज़ का है? ₹5 का है, ठीक है? इस तरीके से 10 जो लास्ट में लिखा हुआ है, ₹10 का जो सिक्का है, वह 5 सिक्का है ऑप्शन नंबर 1 के लिए, ठीक है? इस टाइप से इसका मतलब होता है क्रमशः का यानी कि क्रमागत भी बोल सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे देखिए 25 सिक्का है ₹5 का तो इसका धनराशि आप देखेंगे तो ₹125 हो गया और इसका करेंगे 10 से तो इधर ₹50 हो गया। तो 50 और 25 जोड़ेंगे तो क्या 195 आ रहा है? तो हाँ, आ रहा है। क्या 195 आ रहा है? तो आप कहेंगे सर हाँ, बिल्कुल 195 तो नहीं, 195 तो नहीं लेकिन 175 आ रहा है। तो क्या 195 के इक्वल हुआ? तो नहीं। तो आप क्या कहेंगे? सर यह ऑप्शन आपका गलत है यानी कि यह ऑप्शन मेरा सही हो ही नहीं सकता। अब कहता है 21 को सिक्का ₹5 का है। तो इसको गुना आप करेंगे तो कितना हो जाएगा? ₹105 हो जाएगा और 10 वो सिक्का ₹9 का यानी कि ₹90। तो अब ₹105 और ₹90 जोड़ेंगे तो क्या ₹195 बनेगा? तो आप कहेंगे सर हाँ, बिल्कुल बन जा रहा है यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है होगा। इसी तरीके से आपको चेक करके इस टाइप के क्वेश्चन आपको बनाने होंगे, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन अमाउंट से रिलेटेड निश्चित रूप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर साल पूछते हैं और इस साल भी हर हाल में पूछेंगे ही पूछेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियरी साबित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप इसे कह सकते हैं कि ज्योमेट्री से रिलेटेड यह क्वेश्चन है। देखिए कहता है नरेश नाम का एक लड़का है, क्या है? नरेश नाम का एक लड़का है जो दृष्टिबाधित है यानी कि वह आँख से नहीं देख सकता है। वह त्रियामी यानी कि 3D फिगर को 3D फेस को आकारों को छूकर उनके किनारे, कोने और फलकों को पहचानता और गिनता है। क्या करता है? पहचानता और गिनता है। एक त्रिभुजाकार प्रिज्म में कितने किनारे, कोण और फलक होंगे? इसका ज़्यादातर आपको कुछ नहीं करना है। अगर ज्योमेट्री में तो टाइम बचा हुआ नहीं कि आप ज्योमेट्री का क्लास अटेंड कर पाएँगे। लेकिन इसके लिए सीधा-सा आप फ़ॉर्मूला याद कर लीजिए कि जब भी प्रिज्म की बात होगी, तो फेस कितने हो जाएँगे? फेस कितने हो जाएँगे? तो फेस आपका 5 हो जाएगा। एंगल कितना होगा? यानी कि शीर्ष भी बोल सकते हैं क्या? एंगल कितना होगा? या शीर्ष भी बोल सकते हैं। कोण, कोण भी बोल सकते हैं। तो यह कितना हो जाएगा? एंगल आपका हो जाएगा 9 कितना हो जाएगा? एंगल हो जाएगा आपका सॉरी 6 हो जाएगा और किनारा जो है ईर्ज यानी कि किनारा क्या है? वो आपका 9 हो जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में फेस यानी कि फलक किसमें 5 दिए हुए हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है 5। कोना यानी कि एंगल या शीर्ष भी बोलते हैं हिंदी में, तो यह आपका 6 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 2 में बिल्कुल मिल रहा है। ईर्ज यानी कि किनारा कितना है? तो 9 यानी कि ऑप्शन नंबर 2 में हमारा तीनों डाटा मिल रहा है, यानी कि बिल्कुल सही आंसर आपका कौन-सा है? तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। कोई दिक्कत नहीं, आप इसे याद ही कर लीजिएगा क्योंकि यह अब ज़्यादातर टाइम बचा हुआ नहीं कि आपको ज्योमेट्री का पूरा बेसिक से क्लास कराया जाए या आप कहीं से कर भी पाएँगे। तो मैं आपको बस इतना ही कहूँगा कि जो क्वेश्चन उम्मीद कीजिए कि 15 में निश्चित रूप से आप लोग कोशिश कीजिएगा कि 15 में निश्चित रूप से 14-13 मेरा सही हो ही हो। क्योंकि सीटेट एक ऐसा पेपर है, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछते हैं और उम्मीदता बहुत सारे बच्चे इसमें क्या करते हैं, अच्छे मार्क्स भी मैथ में गेन करते हैं। लेकिन उसके लिए थोड़ा-सा आपको ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। जैसे कि आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन तो हार्ड नहीं है,
लेकिन कहता है उस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? अब बहुत सारे बच्चे का आयत का क्षेत्रफल एरिया ही नहीं पता होगा। जिसको एरिया ही नहीं पता होगा, वह कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन का आंसर? तो आंसर क्या होगा? आंसर कैसे हुआ? तो इसका क्षेत्रफल तो लंबाई गुना चौड़ाई होता है। क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। यानी कि 122 को 55 से गुना कर देना है। 122 को कितना से? 55 से गुना कर देना है। 55 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? यह आपका आंसर निकल जाएगा। तो गुना करने का 2 तरीका है। गुना करने का कितना तरीका है? 2 तरीका है। 122 गुना 55 भी कर लेंगे तो 6710 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6710 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए आपका सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्शन नंबर तो 2 ही है। लेकिन आप कहेंगे सर इतना हार्ड गुना आप इतना फास्ट कैसे कर लिए? तो इसका 2 तरीका है। देखिए गुना करने का एक दूसरा सा मेथड मैं आपको बता देता हूँ। 122 को 120 तो कर सकते हैं। 120 गुना 55 कर लीजिए। प्लस 2 गुना 55 कर लीजिए, 2 गुना 55 कर लीजिए और दोनों को जोड़ लीजिए। तब 12 पच्चीस 60 आपको तो याद ही है। 12 में आप जब 55 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 660 660 और 0 बैठा दीजिए तो 6600 हो गया और इधर जोड़ेंगे तो 110 आ जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो 6710 आ जाएगा। कोई दिक्कत? सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं। तो इस टाइप से मैं यहाँ पे यह कैलकुलेट किया हूँ। उसके बाद मैं आपको बताया हूँ कि इसका आंसर 6710 होगा। कोई दिक्कत? नहीं। लेकिन आप इस फ़ॉर्मूला को याद कर ही लेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट यह फ़ॉर्मूला है और आपके एग्ज़ाम में इससे जो ये मेज़रमेंट या मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति जो पूछता है, उससे निश्चित रूप से क्वेश्चन आते ही आते हैं। यहाँ पे वर्ग का पूछ लेगा, आयत का पूछ लेगा, घनाभ का पूछ लेगा, बस यही सब पूछते हैं। दूसरा कुछ नहीं, कोई हार्ड त्रिकोण में क्षेत्रमिति का कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है आपसे और पूछेगा भी नहीं क्योंकि सीटेट का पेपर बहुत ही बेसिक लेवल का होगा, जो आप बहुत अच्छे तरह से निकाल भी सकते हैं। देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन है या आपको एसडब्ल्यू में देता हूँ ताकि आप इस पे थोड़ा-सा रिसर्च कर सकें। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर हमें एसडब्ल्यू नहीं मिलता है, थोड़ा-सा एसडब्ल्यू दिया जाए ताकि हम लोग उस पे पढ़ भी पाएँ। तो आपको एसडब्ल्यू दिया जाता है, इस क्वेश्चन को मैं कल से फिर से मैं आपको बता दूँगा। यहाँ पे दूसरा कुछ नहीं है, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है और थोड़ा-सा समझने की खेल है। त्रिभुज बनाता है, फिर उसके बाद चतुर्भुज बनाता है, फिर प्रिज़्म बनाता है, फिर पंचभुज बनाता है। इसी तरीके से आकृति बनाता जाता है, तो उसमें से उस कथन के आधार पे इस स्टेटमेंट के आधार पे कौन-सा कथन सही होगा, बस वही आपको पहचानना है, ठीक है? इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में बता देंगे, जो अच्छे से बताएँगे, उनको मेरे तरफ से उनका नाम भी वीडियो में शामिल कर लिया जाएगा और देखिए, यह क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, थोड़ा-सा ध्यान से पढ़िए और बनाने की कोशिश कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को 100% बना पाएँगे। देखिए, मैं यानी कि आप खुद को समझ लीजिए 100 के आधे से अधिक हूँ, 100 के आधे से अधिक हूँ। तो सबसे पहले 100 का आधा कितना होता है? तो 100 का आधा यानी कि 100/2 बराबर 50 से क्या है? यह ज़्यादा है। 50 से क्या है? ज़्यादा है, यानी कि 50 से ज़्यादा होना चाहिए, कम नहीं। 50 से ज़्यादा होना चाहिए। कहता है मैं 5 दहाई से अधिक हूँ और 6 दहाई से कम हूँ। तो 5 दहाई, दहाई का मतलब 10 से गुना और 6 दहाई से कम हूँ, 6 दहाई से क्या हूँ? कम हूँ, यानी कि 50 और 60 के बीच में। तो यह आपका क्या हो गया? 50 हो गया और यहाँ पे यह 60 हो गया। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। अब कहता है मेरा इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 कम है। इकाई का अंक दहाई के अंक से कितना कम है? तो 3 कम है, यानी कि इकाई पे मान लीजिए कितना होना चाहिए? जितना भी हो, लेकिन उसमें कहता है कि इकाई का जो अंक है, वह दहाई के अंक से 3 कम है। कितना कम है? 3 कम है। मान लीजिए हम उदाहरण के तौर पे 51 ही ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 51 ले लेते हैं। तो यह हमारा तो इकाई 1 हो गया ना, यूनिट हमारा क्या हुआ? यूनिट प्लेस हमारा 1 हो गया और 10 प्लस 15 5 हुआ। कितना हुआ? 5 हो गया। कोई दिक्कत? नहीं। तो यहाँ पे दहाई से इकाई स्थान कितना कम है? तो 5 में से अगर आप 1 घटाएँगे तो क्या हो जाएगा? 4 आएगा। तो क्या यह 3 कम का बात स्टेटमेंट सही हुआ है ऑप्शन नंबर 1 के लिए? तो बिल्कुल नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा। इसी तरीके से ऑप्शन नंबर 2 को देखिए, यूनिट प्लेस पे तो आपका 2 है, क्या है? 2 है और 10 प्लेस पे क्या है? 5 है, क्या है? 10 प्लेस पे आपका 5 है। तो जब भी दहाई से 2 कम करेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा या नहीं आएगा? 3 आया और यहाँ पे भी क्या कहा गया था? 3 कम है। कितना कम है? 3 कम है। कितना कम है? 3 कम है, यानी कि आपका बिल्कुल सही आंसर कौन-सा वेरीफाई कर रहा है? ऑप्शन नंबर 2 वेरीफाई कर रहा है। यहाँ पे जितने भी कंडीशन दिए गए थे, वह सभी कंडीशन को यह सर्टिफाइड कर रहा है। मैं कौन हूँ? तो वह कौन है? 52 है। 5 दहाई से ज़्यादा भी है, 6 दहाई से कम भी है और 100 के आधे से अधिक भी है। ये तीनों कंडीशन को वेरीफाई किया, यानी कि आपका आंसर नंबर कौन-सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा-सा ध्यान से पढ़िए और सही आंसर को बताइए। कहता है एक नाम का लड़का है जो एक आयताकार पार्क जिसकी लंबाई 6 मीटर आयताकार पार्क में क्या किया है? बैठा हुआ है जिसका लंबाई 60 मीटर है। कितना है? 60 मीटर है और चौड़ाई 40 मीटर है।
ये 5 चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करेगा? कितनी दूरी तय करेगा? तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना होगा? सबसे पहले आयत का क्या निकालना होगा? चारों तरफ से तो घूमेगा ना। एक आयताकार पार्क जिसकी लंबाई 60 मीटर है और चौड़ाई 40 मीटर के 5 चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करेगा? तो सबसे पहले आप ये तो देख लीजिए कि यह एक बार तय करेगा, एक चक्कर लगाएगा तो इसको कितना मीटर जाना होगा? कितना मीटर जाना होगा। तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आएँगे तो उसका परिमाप निकालते हैं। क्या निकालते हैं? परिमाप निकालते हैं यानी कि पेरीमीटर निकालते हैं। पेरीमीटर यानी कि परिमाप निकालते हैं और आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप का फ़ॉर्मूला आपको पता ही होगा कि 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो 2 यहाँ पे हो जाएगा और लंबाई कितना है? 60 है। चौड़ाई कितना है? 40 है। 40 और 60 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। कितना होगा? 100 हो जाएगा और 100 को 2 से गुना करेंगे तो 200 हो जाएगा। यानी कि 1 चक्र पूरा किया तो 200 मीटर गया। कितना गया? 200 मीटर गया। कितना गया? 200 मीटर गया यानी कि 5 चक्र जाएगा। यह तो 1 चक्र में कंप्लीट किया है क्या? 1 चक्र में कंप्लीट किया है तो 5 चक्र में जाएगा तो क्या करेगा? गुना तो करेगा, 5 से गुना करेगा। 200 में तो कितना आ जाएगा? 1000 आ जाएगा यानी कि 1000 आ जाएगा। कोई दिक्कत? 1000 आ जाएगा। कितना आएगा? 1000 आ जाएगा। यानी कि 1000 मीटर भी बोल सकते हैं या क्या कर सकते हैं? 1000 मीटर भी बोल सकते हैं या 1 किलोमीटर भी बोलेंगे। 1 किलोमीटर भी बोलेंगे, कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। अगर आपको यह समझ में नहीं आया तो थोड़ा-सा मैं आपको फिर से बता देता हूँ। हाइलाइट करके दूसरी कलर से थोड़ा-सा कलर चॉइस कर लेते ताकि आपको पता भी लगे। देखिए, यहाँ से यह पार्क के इस कोना से चलना शुरू किया और यहाँ तक आया इस कोना तक तो 60 मीटर गया, तो लंबाई था। इसको तो एक बार पार करेगा ही। फिर यहाँ से जब यह आया तो 40 मीटर और चला यानी कि चौड़ाई पार कर लिया। तो अब क्या हो गया? अभी 2 ही भाग कंप्लीट किया है, तो आयत में कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं, यानी कि 4 गुना होता है। आपके घर में भी जो देखेंगे तो 4 दीवारें होंगे। 4 दीवार होंगे, तो 1 दीवार यानी कि जो लंबाई वाला भाग है उसका मान लीजिए 60 मीटर है और जो चौड़ाई वाला है वह 40 मीटर है। तो 2 कोना पार किए तो 40 और 60 कितना चले? 40 और 60 जोड़ेंगे तो 100 मीटर चले। फिर से ये लंबाई वाला ही भाग है, यानी कि इधर वाला जो लंबाई होगा वहीं तो इधर वाला भी लंबाई होगा ना। तो यह क्या होगा? 60 मीटर ये भी होगा। इधर वाला भी जब यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो ये तब यहाँ ना आके 1 चक्र कंप्लीट होगा। तो फिर से हम 60 चलेंगे, फिर लास्ट में 40 सेंटीमीटर चलेंगे तो यह हमारा 1 चक्र कंप्लीट हो जाएगा। तो 40 और 60 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा और 100 प्लस 100 करेंगे तो 200 आ जाएगा। यानी कि हमारा परिमाप जो आया था 200 मीटर वह बिल्कुल सही था। कोई दिक्कत नहीं। तो 1 चक्र कंप्लीट किए तो 200 मीटर चले, तो 5 चक्र कंप्लीट करेंगे तो 1000 मीटर चलेंगे यानी कि 1 किलोमीटर चलेंगे। कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद करता हूँ आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गई होगी और जब क्वेश्चन इस टाइप के आएँगे आपके एग्ज़ाम में तो आप उसे बना पाएँगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट और आपके एग्ज़ाम में निश्चित रूप से हर हाल में पूछेंगे ही पूछेंगे। ज़्यादा कुछ नहीं है, बस डिस्टेंस को घटाना और बढ़ाना है, इतना ही करना है। तो क्वेश्चन पढ़ लीजिए, कहता है एक रानी नाम की एक लड़की है, क्या है? रानी नाम की एक लड़की है, जो स्कूल रानी का स्कूल उसके घर से 6 किलोमीटर। यह रानी का क्या है? मान लीजिए यह रानी का होम ही है, यह होम है। यह होम है और यह स्कूल है, क्या है? स्कूल है, कोई दिक्कत नहीं। यह होम है और स्कूल के बीच की दूरी कितनी है? दिया हुआ है 6 किलोमीटर 375 सेंटीमीटर। 6 किलोमीटर और 375 मीटर दिया हुआ है कि दूरी पर है। वह 1 किलोमीटर 95 मीटर पैदल 1 किलो 95 मीटर पैदल और बाकी का रास्ता बस से तय करती है। यानी कि यह घर से मान लीजिए घर से निकली, क्या की? घर से निकली। या घर से निकली तो 1 किलोमीटर यानी कि यहाँ से यहाँ तक की भाग को यह ट्रैवल कर ली है। यहाँ तक की भाग को यह ट्रैवल कर लिया किस चीज़ से? पैदल। यह जो डिस्टेंस है यह ट्रैवल की है 1 किलोमीटर और 95 मीटर। 1 किलो 95 मीटर ट्रैवल कर लिए, तो जो बाकी का डिस्टेंस है, वह बस से तय करती है। तो आपसे पूछता है कि बस से वह कितनी दूरी जाती है? तो आपको बस से ट्रैवल करने में क्या करना होगा? टोटल डिस्टेंस माइनस जितना वह चली है उतना तो माइनस करेंगे ना, टोटल डिस्टेंस में से उतना तो घटाएँगे। घटाएँगे या नहीं घटाएँगे? तो घटाएँगे। तो ट्रैवल डिस्टेंस हम घटा लेते हैं यहाँ पे, ट्रैवल डिस्टेंस यानी कि वह कितना चल चुकी है, कोई दिक्कत नहीं। तो यह 6 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है और 375 मीटर। 6 किलो 375 मीटर डिस्टेंस है, जिसमें से 1 किलो और 95 मीटर वह चल चुकी है। कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं। तो 1 किलो से 6 मीटर से आप 1 किलोमीटर घटाएँगे तो कितना होगा? 5 किलोमीटर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। 5 किलोमीटर हो जाएगा, कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं।
यह 95 है जबकि यह 375 है। तो 375 से डायरेक्टली आप 100 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 275 कितना आएगा? 275 आएगा ना? 275 आएगा लेकिन आपको घटाना कितना था? 95 घटाना था लेकिन आप घटाए कितना? 100 यानी कि 5 ज़्यादा घटा लिए इसलिए हम उसमें 5 जोड़ेंगे। तो कितना हो जाएगा? 280 आया 275 आया था, तो 5 जोड़ देंगे तो 275 और 5 280 यानी कि 280 मीटर। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। इस टाइप के क्वेश्चन जब होंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप घटा-बढ़ा लेंगे और बिल्कुल सही आंसर उसका एग्ज़ाम में लगाकर आप आएँगे। आप लोग कोशिश करेंगे कि अगर किसी टाइप की कोई भी समस्या आती है एग्ज़ाम हॉल में या उससे पहले मॉक टेस्ट आप देते हैं कहीं भी, अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, तो आप इस नंबर पे आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। 9123427285 पे आप मैसेज कर देंगे, उस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता दूँगा कैसे सॉर्ट आउट करना है। कोई भी क्वेश्चन हो, अगर समझ में नहीं आती है तो आप निश्चित रूप से आप हमसे पूछ लेंगे। एक बार मदद ज़रूर लीजिएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे यही कहता है कि आधा क्या है? आधा कहता है देखिए यहाँ पे कहता है एक वर्ग यदि एक वर्ग भुजा को आधा कर दिया जाए एक यदि एक वर्ग की भुजा को आधा कर दिया जाए तो वर्ग की भुजा मान लीजिए हम मान लेते हैं कुछ मान कर बनाना है तो मान लीजिए इस वर्ग का भुजा यानी कि साइड इक्वल टू हम लोग मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर कितना है 2 सेंटीमीटर यानी कि 2 सेंटीमीटर आधा कर दिया जाए वर्ग की भुजा पहले 2 सेंटीमीटर थी अब आधा कर दी यानी कि न्यू साइड हमारा कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर हम क्या करेंगे न्यू साइड इक्वल टू 1 सेंटीमीटर लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं तो इस प्रकार प्राप्त वर्ग का परिमाप परिमाप यानी कि परिमाप क्या होगा? पेरीमीटर फिर से वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप कितना होता है? 4 गुने भुजा 4 गुने भुजा क्या होता है? 4 गुना भुजा। तो 4 गुने भुजा पहले वाले का भी निकालना होगा और नए वाले का भी निकालना होगा। तो इधर हम लोग क्या निकाल लेते हैं? नए वाले का और इधर पुराने वाले का तो 4 गुने भुजा। इधर हम लिख भी देते हैं यह किसका है? यह आपका ओल्ड वाला है यानी कि पुराना वाला और यह जो आपका है न्यू वाला है। तो न्यू वाला का मतलब कितना है? कितना सेंटीमीटर से इसका साइड है? तो 1 सेंटीमीटर यानी कि 4 गुना 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा यानी कि 4 सेंटीमीटर आया। कोई दिक्कत? यहाँ पे ओल्ड वाले का देखेंगे तो पहले तो साइड 2 सेंटीमीटर था तो 4 गुना 2 करेंगे यानी कि 8 सेंटीमीटर आएगा। कितना आएगा? 8 सेंटीमीटर आएगा। तो परिमाप अब क्या हो गया है? परिमाप अब आपका पहले क्या था? पहले 8 था, पहले 8 परिमाप आ रहा था, ठीक है? लेकिन जैसे ही भुजा आधा किए तो परिमाप भी आपका क्या हो गया? आधा हो गया। परिमाप भी आपका क्या हो गया? आधा हो गया। तो यहाँ पे तो परिमाप में पहले वाले में आधा डलाएगा, पहले वाले में क्या डलाएगा? आधा डलाएगा। तो क्या 1/4 हुआ है? बिल्कुल नहीं, तो यह तो गलत हो गया। क्या 1/4 हुआ है? बिल्कुल नहीं, तो यह भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 3 और 4 तो ऐसे ही गलत हो गया। या तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा या ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। आगे चलिए। अब यहाँ पे एरिया के बारे में बात करते हैं। किस चीज़ के बारे में? यहाँ पे एरिया के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो थोड़ा-सा ध्यान से देख लीजिए, एरिया के बारे में हम लोग बात करेंगे तो क्या होगा? चलिए एरिया हम लोग देख लेते हैं एरिया। एरिया क्या होता है? तो एरिया होता है साइड स्क्वायर क्या होता है? साइड गुना साइड या साइड स्क्वायर भी बोलते हैं। तो पहले न्यू वाले का हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं न्यू। न्यू वाले का क्या करेंगे? न्यू वाले का तो साइड कितना है? 1 सेंटीमीटर है। क्या है? 1 सेंटीमीटर है। तो 1 गुना 1 यानी कि 1 सेंटीमीटर आया, सेंटीमीटर स्क्वायर। ओल्ड वाले का कितना था? तो पहले था 2 गुना 2 यानी कि 4। यह क्या हो गया? पहले था 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर लेकिन अब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो रहा है यानी कि 1/4 हो गया था। आधा का 1/4 क्षेत्रफल क्या हो गया? 1/4 हो गया यानी कि 1/4 हो गया यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कौन-सा सही है? ऑप्शन नंबर 2 सही है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है जो आपके एग्जाम में निश्चित रूप से आएँगे। ध्यान से पढ़िएगा और उस क्वेश्चन का आंसर बताने की कोशिश करेंगे आप। सबसे पहले क्वेश्चन आते ही आप सबसे पहले ये कीजिए कि क्वेश्चन को एक बार पढ़िए और सोल्व करने की कोशिश कीजिए। कहता है एक ट्रक क्या कहता है? एक ट्रक है जो कहीं जा रहा है, क्या है? एक ट्रक है 2 घंटा 2.1/2 घंटा 2.1/2 मतलब घंटा का मतलब क्या है? इस घंटा को अगर आप मिनट में बदल देंगे तो क्या होगा? 2 घंटा में 120 मिनट यानी कि 250 100 150 मीटर 150 मिनट में यह कितना जाता है? 120 किलोमीटर जाता है। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं एक 120 किलोमीटर जाने में उसको 2.5 घंटे का टाइम लगता है। समान चाल से 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में ट्रक को कितना समय लगेगा? तो सबसे पहले आप यह देख लीजिए कि इसको टाइम कितना लगता है।
तो देखिए यहाँ पे जिसको निकालना है ना उसको बाएँ साइड में रखते हैं, जिसको निकालना है उसको बाएँ साइड में रखते हैं। तो आपको क्या निकालना है? डिस्टेंस टाइम निकालना है। क्या निकालना है? टाइम निकालना है, डिस्टेंस दिया हुआ है। तो 120 किलोमीटर जाने में 2.5 घंटे का टाइम लगा। कितना घंटे का टाइम लगा? तो 2.5 घंटे का टाइम लगा। किस चीज़ का? 2.5 घंटे का टाइम लगा। अब आपसे पूछता है कि यह 80 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा? तो आप ये भी लिख सकते हैं कि 120 किलोमीटर जाने में इसको टाइम लगा 2 घंटा, मिनट में बदल दीजिए। तो 60 से गुना प्लस 1/2 गुना 60 से गुना तो यह मिनट आ जाएगा। यानी कि 120 किलोमीटर जाने में 120 प्लस कितना 30 मिनट का टाइम लगा। कोई दिक्कत नहीं। तो 120 किलोमीटर जाने में टोटल टाइम कितना लगा? तो ये 150 मिनट लगा। कितना मिनट लगा? 150 मिनट लगा। आप ये भी कह सकते हैं कि सर 1 किलोमीटर जाने में हमें 150 बट्टा 120 किलोमीटर पर यहाँ पे मिनट लगेगा। कोई दिक्कत? नहीं। कोई दिक्कत? नहीं। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? मिनट आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा? मिनट आ जाएगा। अब क्या पूछता है आपसे? 80 किलोमीटर का पूछता है। यह तो डाटा जो निकलेगा वह किस चीज़ का है? 1 मिनट का है। लेकिन अब आपसे पूछेगा क्या? वो आपसे पूछ रहा है 1 मिनट का नहीं बल्कि 80 किलोमीटर का पूछ रहा है। 80 किलोमीटर का पूछ रहा है। यानी कि आपको 80 से इधर 80 से गुना किए, तो इधर भी आपको 80 से गुना करना होगा। तो 150 बट्टा 120 गुना 80 करेंगे तो 40 मरतबे 40 तिया 120 और 40 दूना कितना हो जाएगा? 80। 3 से कटाएँगे 150 को तो 50 मरतबे कटेगा। कितना मरतबे? 50 मरतबे। 50 तिया 150 50 गुना 2 या आपका मिनट आ गया यानी कि कितना आ गया? 100 मिनट आ गया। कितना आ गया? 100 मिनट आ गया। तो 100 मिनट का मतलब क्या है? आपको तो इतना पता है कि सर 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है। क्या होता है? 60 मिनट में 1 घंटा होता है। तो 60 में हम कितना जोड़ेंगे कि 60 में कितना जोड़ेंगे कि 100 हो जाए? तो 40 मिनट जोड़ेंगे यानी कि इसका टोटल जो आपको टाइम आया वो 40 किलोमीटर 80 किलोमीटर जाने के लिए वो आपको लगेगा 1 घंटा 40 मिनट। 1 घंटा 40 मिनट। बनाने का तरीका यही है। लेकिन अब आपका कैलकुलेशन कितना फ़ास्ट है, कितना स्पीड है, उस पे आपको डिपेंडेंट होना होगा। ठीक है? कोई दिक्कत? बिल्कुल भी नहीं। इसका बिल्कुल सही आंसर कौन-सा है? आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में निश्चित रूप से आने की संभावनाएँ हैं और इस टाइप के क्वेश्चन हर साल पूछते हैं और ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए ही क्वेश्चन हैं। ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे कहता है एक गुलदस्ते के फूलों में गुलाब के फूलों की संख्या उसका 1/5 है, यानी कि जितना भी है, कहता है एक गुलदस्ते में फूलों की संख्या, मान लेते हैं हम फूलों की संख्या क्या है? फूल की संख्या गुलदस्ता में कितना फूल है? 1 है। तो गुलाब के फूलों की संख्या कितनी है? इसमें तब 1 है ना, तो गुलाब के फूलों की संख्या कितना दिया हुआ है? 1/5 है। यानी कि इतना x का 1/5 यानी कि x का 1/5 है। लिली के फूल की संख्या आधी है। लिली का जो फूल है, लिली का फूल है वह आधा है यानी कि 1/2 है और बचे हुए आर्किड के फूल है, क्या है? बचे हुए फूल आर्किड के हैं, तो बचे हुए फूल क्या है? किसके हैं? यह तो पता होना चाहिए ना। यदि गुलाब के फूलों की संख्या 8 है, गुलाब के फूलों की संख्या कितना है? गुलाब के फूलों की संख्या 8 है, क्या है? गुलाब में फूलों की संख्या कितनी है? 8 है। तो गुलदस्ते में आर्किड के कितने फूल है? आर्किड के कितने फूल है? तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि कितना फूल बचा हुआ है? आर्किड क्या है? आर्किड के कौन से कितने फूल हैं? तो कितना भाग है? यह तो 1/5 है। टोटल भी जितना भी फूल है, तो कहता है जितना फूल है उसका एक्स क्या है? फूल है। तो यदि गुलाब के फूलों की संख्या 8 है, यानी कि 1/5 बराबर कितना है? 8 गो फूल है। यानी कि आपसे कहता है कि 1/5 बराबर 8 क्योंकि फूल के कुल फूल का नहीं 1/5 क्या है? गुलाब है। यानी कि 1/5 भाग अगर 8 है तो वो गार्डन में कितना फूल है? 8 गुना 5 कर देंगे ना, तो निकल जाएगा ना वो गार्डन में टोटल फूल कितना है? तो 40 है। टोटल फूल कितना है? 40 है और 40 मान लीजिए टोटल फूल है तो 40 में 8 वो फूल किसका है? 8 वो फूल तो गुलाब का है। 40 का 1/5 करेंगे तो कितना आएगा? 8 आ जाएगा फूल। आधा करेंगे 40 का आधा कितना होता है? 40 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 गो फूल लिली का आ जाएगा। अब देखिए जो फूल बचता है वो आपका किस चीज़ का हो जाएगा? वह फूल आपका हो जाएगा आर्किड का। तो 20 प्लस 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। तो 28 में से अगर 40 में से 28 घटाएँगे तो कितना बचेगा? 12। आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। कोई दिक्कत नहीं। इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आए तो इस मेथड से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं।
आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पैटर्न को देखकर और इसका बिल्कुल सही आंसर आपको बता देना है, कोई दिक्कत नहीं। काफ़ी ईज़ी क्वेश्चन है, थोड़ा-सा ध्यान से देखने की आवश्यकता है। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे कहता है 3 बराबर लिखता है 3 बराबर 2 प्लस 1 स्क्वायर। इसी तरीके से 7 बराबर लिखता है 3 प्लस 2 स्क्वायर। 16 बराबर लिखता है 7 प्लस 3 का स्क्वायर। 1, 2, 3 इधर देखिए पहले लिखता था 1, 2, 3 अब इधर लिख रहा है 2, 3, 7 यानी कि अगर इसको सोल्व किया जाए यानी कि 3 तो रहेगा ही रहेगा। 2 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 यानी कि इसको जोड़ेंगे तो फिर से 3 आ जाएगा। क्या इधर भी वही है? 7 देखिए 7 तो लिखा हुआ है 3 अब प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 3 और 4 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। इसी तरीके से 16 लिखा हुआ है 7 अब प्लस 3 का स्क्वायर यानी कि 9 तो 7 और 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तब आपसे पूछता है अगला पद क्या होगा? अगला पैटर्न को देखिए तथा अगला पद पहचानिए कि इसमें से 2 होगा या 3 होगा या 7 होगा या 16 होगा या 32 होगा या 76 होगा। इसी तरीके से अगला पद हमें बताना है कि वह कौन-सा होगा। तो इधर देखिए 1, 2, 3 का स्क्वायर चल रहा था ना, तो अब हमारा क्या चीज़ का आएगा स्क्वायर? 4 का स्क्वायर आएगा। किसका स्क्वायर आएगा? तो 4 का स्क्वायर आएगा। किसका स्क्वायर आएगा? 4 का स्क्वायर आएगा प्लस अब देखिए यहाँ पे 2, 3, 5 तो आया नहीं, 2, 3, 5 आ गया, 2, 3, 5 तो आया नहीं, अब अगले का क्या होगा? 5 नहीं आया तो 7, 7 के बाद अगला क्या लिख दिया है? अगला देखिए यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे लेकिन यह परफेक्ट स्क्वायर बनाया जा रहा है। इधर है 3, 7 डिफरेंस निकालिए तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 गुना है, क्या है? 3 गुना है। तो यहाँ पे भी अगर अगला भी निकालेंगे तो 3 गुना होगा, तो 12 का 3 गुना कितना होता है? 36 और 36 में 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 52 36 में अगर आप 16 जोड़ देंगे तब 52 हो जाएगा, 52 आना चाहिए। तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16 तो क्या 52 आपका ऑप्शन दिया हुआ है? आंसर कोई दिया हुआ है 52? अगर 52 होगा तो सही होगा, अगर नहीं है तो कोई दूसरा मेथड लगाया होगा, लॉजिक लगाया होगा। इस क्वेश्चन को आप एक बार कोशिश कीजिएगा घर से बना लाएँ, अगर नहीं बनेगा तो फिर से इस क्वेश्चन का लॉजिक जो भी हो कल मैं आपको बता दूँगा, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अभी तक इस क्वेश्चन को देखने पे हमें यही लगा कि इस क्वेश्चन का कुछ इस टाइप से लॉजिक लग रहा है, लेकिन यहाँ पे सर्टिफाइड आंसर नहीं आ पा रहे हैं। जिसकी वजह से मैं अभी इस क्वेश्चन को डिस्कस करना बंद कर रहा हूँ, आगे चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से आपके एग्ज़ाम में अभी तक 2 क्वेश्चन आपके इस सेशन से 2 क्वेश्चन होमवर्क में दिए गए हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उस निश्चित रूप से उस क्वेश्चन को आप लोग बनाकर लाएँगे और उस क्वेश्चन से आपके एग्ज़ाम में हर साल क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं और इस साल भी पूछे ही जाएँगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लीजिए। कहता है भानु एक कबाड़ी वाला है जो नीचे दिए गए मूल्य अनुसार कबाड़ इकट्ठा करता है। क्या करता है? कबाड़ इकट्ठा करता है। रद्दी कागज़ ₹12 प्रति केजी, अखबार ₹14 केजी, लोहा ₹27 50 पैसा और पीतल ₹225 केजी, प्लास्टिक ₹38 केजी। सबसे महँगा क्या है? तो आप कहेंगे सर पीतल सबसे महँगा खरीद रहा है। यदि अब कहता है आपसे क्या? जो कबाड़ी वाला है वह खरीदता है क्या? वह खरीदता है आपसे सामान खरीदता है। क्या खरीदता है? सामान खरीदता है और क्या-क्या चीज़ खरीदता है वह तो देखना उचित बनता है ना? देख लीजिए क्या-क्या खरीदता है। तो खरीदता है 5 केजी लोहा, 5 केजी लोहा। तो 5 केजी लोहा खरीदा। 10 केजी प्लास्टिक खरीदा, 10 केजी प्लास्टिक खरीदा। अब आगे चलिए 50 केजी रद्दी कागज़, 50 केजी रद्दी कागज़ खरीदा है, 50 केजी रद्दी कागज़ खरीदा है। 22 केजी अखबार खरीदा है, 22 केजी अखबार खरीदा है। 2 केजी पीतल इकट्ठा किया है, 2 केजी पीतल इकट्ठा किया है। करता है तो करता है तो वह कितने रुपए अदा करेगा? वह कितने रुपए अदा करेगा? तो गुना कर लीजिए 12 पचे 60, 60 पे 1 ज़ीरो और बैठा दीजिए। कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा। इसी तरीके से 14 दूना 22 दूना कितना हो जाएगा? गुना कर लीजिए। 225 में 2 से गुना करेंगे तो 25 दूना 50 और 2 में से 450 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 450 हो जाएगा। 38 को 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 310 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 310 हो जाएगा। कोई दिक्कत? नहीं। 310 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब 27 को अगर आप 5 से गुना करेंगे तो 25 में 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 में 5 से गुना करेंगे तो 125 हो जाएगा और 2 में 5 से गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा। 125 और 10 जोड़ेंगे तो 135 हो जाएगा। 135 और अढ़ाई जोड़ देंगे तो 137.5 हो जाएगा। 137.50 पैसा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि 27 में जी 27 दशमलव 5 में अगर आप 5 से गुना करेंगे
तो ₹137.50 प्राप्त होगा। इसी तरीके से 22 को अगर आप 14 से गुना करेंगे तो 308 प्राप्त होगा। कितना? 308 प्राप्त होगा। अब इस सभी को आपको जोड़ देना है और जितना भी रुपया आता है उसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें जोड़ दीजिए 308 प्लस 600 900 हो गया 908 प्लस ₹137.50 प्लस ₹450 उसके अलावा अब क्या जोड़ना है? ₹380 इस सभी को आप जोड़ेंगे तो 1875 कितना आ जाएगा? 1875.5 आ जाएगा यानी कि इतना रुपया वह किसको देगा? मालिक को देगा जिससे वह खरीदा है। ₹1875.50 ₹1875.50 आपका ऑप्शन नंबर कौन-सा है? तो आपका ऑप्शन नंबर 4 है। बिल्कुल सही, आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो थोड़ा-सा ध्यान से देखिए। कहता है निम्नलिखित में से किस संख्याओं के समूह में सबसे कम अभाज्य संख्या है? सबसे कम अभाज्य संख्या है। कहता है आपको 20 से 40 के बीच में अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? अभाज्य संख्या को इंग्लिश में प्राइम नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। अब प्राइम नंबर हम लोग किसको कहते हैं? वैसी संख्या जिसका मात्र 2 ही फैक्टर होता है, ओनली 2 फैक्टर। कितने? ओनली 2 ही फैक्टर होगा। कितना? ओनली 2 फैक्टर हो। ओनली 2 फैक्टर हो कौन-कौन? तो एक तो होगा आपका 1 और दूसरा वह जो संख्या होगा वह खुद होगा। यानी कि इट्स नंबर या इट्सेल्फ भी लिख देते हैं, वह खुद संख्या ही होगी। कोई दिक्कत नहीं। तो 20 से 40 के बीच में इसको दूसरा एक और तरीका है कि अभाज्य संख्या को हम लोग पहचानेंगे कैसे? तो ऐसी संख्या जो किसी के टेबल में आता ही नहीं हो, जो किसी के टेबल में आता ही नहीं हो, वह केवल 1 से भाग लगेगा और वह खुद पे खुद भाग लगेगा। यानी कि 20 और 40 के बीच में अगर आपको अभाज्य संख्या लिखना है, तो पहला अभाज्य संख्या 20 के बाद 21 आएगा, लेकिन 21 तो 3 से भी भाग लग जाएगा, 7 से भी लग जाएगा, 22 देखिए 2 से भी लगेगा, 11 से भी लगेगा, 23। 23 एक ऐसा संख्या मिला जो यह किसी भी संख्या के किसी भी टेबल में आता ही नहीं है। यह किसी भी संख्या से कटेगा भी नहीं। यह जब कटेगा तब 1 से कटेगा और उसके बाद यह खुद पे खुद अपने आप कटेगा, यानी कि 23 होगा। 23 के बाद 24 होगा जो 12 और 2 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा, 4 से भी कटेगा, 25 5 से भी कटेगा, 25 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा तो वो नहीं होगा, 26 भी नहीं होगा, 27 भी नहीं होगा, 28 भी नहीं होगा, 29 होगा। यानी कि वैसी संख्या जो किसी के टेबल में आता ही नहीं। वो 30 आता है, 31 भी नहीं। 31 आपका अभाज्य संख्या हो जाएगा, 32 33 भी आता है, 34 भी आता है, 35 भी आता है, 36 भी आता है, 37 भी किसी के टेबल में नहीं आता है। 38 भी आता है, 39 भी आता है और 40 भी आता है। यानी कि इसमें कितने अभाज्य संख्या मिले? तो टोटल अभाज्य संख्या की संख्या 4 मिली। कितनी मिली? 4 मिली। अब इसी तरीके से 30 से 50 के बीच में लिखना है। 30 से 50 के बीच में लिखेंगे। तो पहला तो 31 37 मिल गया। अगला लिखिए। अब 37 के बाद 38 40 39 40 40 तक तो कोई भी नहीं मिला। अब इसके बाद 41 मिलेगा, फिर 43 मिलेगा, फिर 47 मिलेगा, फिर 47 मिलेगा। इसके अलावा कोई नहीं। तो 3 और 2 5 इसमें कितने मिले? 5 मिले। सबसे कम पूछा गया था, सबसे कम किसमें मिलते हैं वो तो आपको देखना होगा। अब देखिए 40 से 60 के बीच में, तो 40 से 60 के बीच में 41, 43, 47 तो मिलेगा ही मिलेगा। आगे देखिए, आगे चेक करेंगे तो 47 के बाद 48 हो जाएगा, 49 हो जाएगा, 50, 51, 52, 53, 17 तिया 51, 18 तिया 54 यानी कि 53 एक संख्या है जो किसी के टेबल में नहीं आता है। 53 के बाद 54, 55, 56, 57, 58, 59 59 भी एक ऐसा संख्या है जो किसी के टेबल में नहीं आता है। 59 किससे कटता है? किसी से भी नहीं। तो इसमें भी कितने अभाज्य संख्या मिले? तो 5 मिले। कितने मिले? तो 5 मिले। थोड़ा-सा और आगे चलेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए। अब आपसे कहता है 60 से 80 के बीच में। तो 60 से 80 के बीच में यानी कि 53 और 59 तो आएगा ही आएगा। 53 और 59 तो आएगा ही आएगा। इसके अलावा 61 आ जाएगा। देखिए 60 और 80 के बीच में तो 53 59 नहीं आएगा। 60 के बाद लिखना है, 60 के बाद लिखना है। तो 60 के बाद लिखेंगे तो 61 हो जाएगा। उसके अलावा 21 तिया 63 21 3 से भी कट जाएगा और 61 तो किसी से नहीं कटेगा लेकिन 63 3 और 21 दोनों से कट जाएगा 62 63 64 65 66 67 67 भी किसी के टेबल में नहीं आता है 68 69 69 भी किसी के टेबल में नहीं आता है 71 भी नहीं आता है 73 भी नहीं आता है 75 आता है 74 भी आता है 80 भी आता है 79 79 79 भी नहीं आता है 77 भी आता है, 78, 76 सभी कट जाते हैं। इसमें भी टोटल संख्या कितने हो गए? तो सबसे कम अभी आपको अभाज्य संख्या किस में मिले हैं? इसी तरीके से आपको लिखकर काउंट करके देखना होगा कि सबसे कम किस में मिल रहे हैं, सबसे कम किस में मिल रहे हैं? तो सबसे कम आपका तो ऑप्शन नंबर 1 में ही मिला है, यानी कि वह क्या है? 20 से 40 के बीच में कितने मिले हैं?
तो 4 मिले हैं, यानी कि आपका बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। कोई दिक्कत? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे आपका सेशन समाप्त होने जा रहा है, लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे यह पूछता है आपसे, लास्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से इतना-इतना का सबसे उच्चतम सन्निकरण कौन-सा होगा? यानी कि सबसे निकटतम वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, सबसे निकटतम वैल्यू। तो आपको डिसमिल 9.2 क्या है? 9.2 को आप क्या लिखेंगे? तो 9 पॉइंट अगर यह 5 से 0.5 से कम रहता है, 0.5 से नंबर लाइन तो आप लोग पढ़े ही होंगे। नंबर लाइन आप लोग तो पढ़े ही होंगे और काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़े होंगे और इसको 9.2 को क्या लिखेंगे? 9 लिखेंगे। 4.9 को क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे। क्योंकि यह 4.5 से ज़्यादा है इसलिए। 3.1 को आप क्या लिखेंगे? 3.1 को 3 लिखेंगे। इसी तरीके से आपसे जब पूछेगा 5.06 को आप क्या लिखेंगे? तब 5.1 लिखेंगे। 5.1 या 5 भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? 5 पॉइंट अगर डिसिमल में दिया होगा तो 5.1 लिखेंगे, अन्यथा क्या लिखेंगे? 5 लिख देंगे। क्योंकि ये 06 है, यानी कि यह अभी 9 तक आएगा, 9 आएगा तब यह 6 लिखाएगा, ठीक है? यानी कि अभी यहाँ पे 2.84 है, तो यह 50 से ज़्यादा है, क्या है? 50 से ज़्यादा है और यह 50 से कम है, इसलिए 5 लिखे और यह 50 से ज़्यादा है, इसलिए 3 लिखेंगे। इसका सन्निकट वैल्यू पूछे तो ऊपर में है 9 10 9 गुना 5 9 गुना 5 क्या करेंगे? 9 गुना 5 सॉरी 1 मिनट थोड़ा-सा ध्यान से देख लीजिए। 9 गुना 5 गुना 3 गुना 3 बटा क्या? 5 गुना 3 5 गुना 3 9 गुना 5 गुना 3 9 गुना 5 गुना 3 और देखिए लास्ट में क्या नीचे में क्या आएगा? 5 गुना 3 आपका ऑप्शन नंबर कौन-सा? ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल सही है। आपका ऑप्शन नंबर कौन-सा सही है? ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। इसी तरीके से सन्निकट वैल्यू हम लोग पहचानते हैं और उसका बिल्कुल सही आंसर बताते हैं और आपके एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन तो अभी नहीं पूछे जा रहे हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट या पहले क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसकी वजह से मैं इस क्वेश्चन को आपके सामने प्रस्तुत कर दिया हूँ और यह क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, थोड़ा-सा इसे पढ़कर और समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपको इस क्वेश्चन को बताने की भी कोशिश करता हूँ। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित का मिलान कीजिए, निम्नलिखित को मिलान करो, मिलान करना है। दहाई का अंक 1000 के अंक का आधा है। कहता है पहला है दहाई का अंक तो सबसे पहले आपको इकाई-दहाई तो पता होना चाहिए। मान लीजिए हम एक संख्या लिखते हैं 4, 5, 6, 7 7, 4 ठीक है। यह आपका यूनिट प्लेस हुआ, क्या हो गया? यूनिट प्लेस यानी कि इकाई हो गया। या आपका दहाई हो गया, 10 प्लेस हो गया या आपका थाउज़ेंड प्लेस हो गया, क्या हो गया? सॉरी 100 प्लेस हो गया। यह आपका थाउज़ेंड प्लेस हो गया, क्या हो गया? थाउज़ेंड THOUSAND थाउज़ेंड प्लेस या 10,000 प्लेस हो गया, क्या हो गया? 10,000 प्लेस हो गया, ठीक? कोई दिक्कत नहीं। इसे आप नोट ही रखेंगे और नीचे में कहता है कि ज़्यादा कुछ नहीं, यहाँ पे अच्छे से जानकारी दी गई है कि दहाई का जो अंक है, यानी कि यह दूसरा वाला जो अंक है, वह इकाई जो दहाई का अंक 1000 के अंक का आधा है। 1000 का अंक यानी कि यह आपका 1000 का अंक है। इससे आधा कौन है? दहाई का अंक। इसमें देखिए, 1000 के अंक का इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 2 का आधा क्या 4 होगा? नहीं। दहाई का अंक कहता है दहाई का अंक यानी कि 2 नंबर वाला दहाई का अंक 1000 के अंक का आधा है। जबकि यह क्या है? दहाई का अंक का आधा 1000 का अंक है। तो यह तो आपका ऑप्शन नंबर 1 में मिलेगा नहीं। तो 1 का 1 तो होगा नहीं। 1 का बी नंबर देखते हैं। तो 3 का देखिए यहाँ पे 8 का अधिया 3 कभी भी होगा नहीं। 8 का अधिया 2 होगा नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या सही हो रहा है? 1 का डी, 1 का डी ही सही है, यानी कि 1 का डी मिलेगा, 1 का डी मिलेगा, ठीक है? इकाई का अंक लाख के अंक का 2 तिहाई है, इकाई का अंक ऐसे देख लीजिए 1 का डी जिसमें होगा अगर एक ही ऑप्शन में 1 का डी लिखा होगा, तो आपका ऑप्शन तो यहीं पे सही मिल गया ना, 1 का डी देखिए किस-किस में मिला हुआ है? ऑप्शन नंबर 1 सिर्फ 3 में ही लिखा हुआ है, 1 का डी ऑप्शन नंबर 3 में ही लिखा हुआ है, 1 का डी ऑप्शन नंबर 1 और 3 दोनों में लिखा हुआ है, 1 और 3 दोनों में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर आपका 2 और 4 गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 4 गलत हो जाएगा, डी, डी। इसके बाद 2 का ए तो 2 हम लोग सोल्व कर लेंगे, उसी पे हमारा आंसर डिसाइड हो जाएगा कि आपका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा या ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, कौन सही होगा या एक और सोल्व कर लेंगे तो उसके आधार पे डिसाइड हो जाएगा। तो चलिए थोड़ा-सा देख लेते हैं, इकाई का अंक यानी कि यूनिट प्लेस पे आपको देख करना है, यूनिट प्लेस पे आपको चेक करना है कि क्या आ रहा है, एक यूनिट प्लेस पे देखना है। इकाई का अंक
इकाई का अंक जो है वह लाख है। लाख के अंक का 2 तिहाई है। तो सबसे पहले काउंट कीजिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। यह आपका लाख है यानी कि 6 आपका क्या है? लाख बन रहा है। क्या बन रहा है? लाख बन रहा है। तो लाख का अंक का 2 तिहाई यानी कि 6 का 2 तिहाई क्या होगा? 6 का 2 तिहाई आप करेंगे तो 2/3 आएगा। क्या आ जाएगा? थोड़ा-सा देर वेट कर लीजिए, सिस्टम एरर होने की वजह से मैं आपकी क्लासेस को थोड़ी देर के लिए वेट कर रहा हूँ। ध्यान से देखेंगे, इस क्वेश्चन को आप संभवतः सोल्व भी कर लेंगे और उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन को आप बना पाएँगे। यहाँ पे देखिए, कहता है कि 6 का 2 तिहाई क्या? 6 का 2 तिहाई, तो इसको घटाएँगे तो 4 आएगा। कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, 2 गुना 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो 4 तो है या नहीं है? है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कौन-सा सही है? आपका ऑप्शन नंबर 2 का सी ही सही होगा, 2 का क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 1 ही बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। इस क्वेश्चन को बस ऐसे ही आपको सोल्व करना था। 6 का 2 तिहाई कितना होगा? 2 तिहाई का मतलब है 2/3, तो 6 का 2 तिहाई 4 आएगा और इकाई के स्थान पे क्या है? 4 दिया हुआ है, जिसकी वजह से इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। उम्मीद करता हूँ आपको यह सेशन तो समझ में आ गई होगी और अच्छे से इस क्वेश्चन सभी को आप अटेंड भी किए होंगे और संभवतः जब आपका एग्ज़ाम होगा तो उसमें अच्छे तरीके से आप अच्छे अंक भी प्राप्त करेंगे। मैं इसी उम्मीद के साथ इस सेशन को तो समाप्त करूँगा ही, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक गुज़ारिश करना चाहता हूँ, अब आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है और आपको सभी को पता है कि सीटेट का एग्ज़ाम जो है वह 21 जनवरी को फिक्स कर दिया गया है। संडे के दिन एग्ज़ाम होगा, सेकंड शिफ्ट में पेपर 1 का एग्ज़ाम होगा और फर्स्ट शिफ्ट में पेपर 1 का एग्ज़ाम पेपर 2 का एग्ज़ाम होगा, ठीक है? इसके अकॉर्डिंग आपकी कैलेंडर पहले से ही जारी की जा चुकी है। अगर इसमें कोई परिवर्तन होगी तो उसको सीटेट की साइट पे पब्लिश कर दिया जाएगा, जिसके बारे में जानकारी मैं अपने चैनल के माध्यम से ही बता दूँगा। लेकिन इतना मैं आपको बताने का सीधा-सा मतलब यही है कि अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, गिन कर मात्र 18 से 19 दिन टाइम बचा हुआ है। गिन कर मात्र 18 से 19 दिन टाइम बचा हुआ है। इस 2 से 18 दिन में मैं आप सभी के लिए 2 से 3 मैराथन प्लान कर रहा हूँ, जो हर संडे को निश्चित रूप से कंडक्ट करा दिए जाएँगे। एक मैराथन आपके एग्ज़ाम से जस्ट 2 दिन पहले होगी, एक मैराथन उससे संडे को होगी और एक इस संडे को प्लान कर रहा हूँ। यानी कि आपके एग्ज़ाम से पहले मैं आपको अभी 3 मैराथन कंडक्ट कराऊँगा, जो कि लगभग 3 घंटे प्लस का होगा, 3 घंटे प्लस का होगा। अगर आप उस सेशन को भी कंप्लीट कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से मैं आपको गारंटी दिलाता हूँ कि हर हाल में अपने सीटेट की एग्ज़ाम में निश्चित रूप से 15 में 14 क्वेश्चन आप हर हाल में सही करके ही आएँगे। तो उसके लिए आपको थोड़ा-सा सेशन को सपोर्ट करना होगा और अपने सारे दोस्तों के साथ सेशन को शेयर कर दीजिएगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पे आपको नोट्स भी मिल जाएँगे। इस क्लासेस के जो भी पीडीएफ होंगे वो सभी मिल जाएँगे, मॉक टेस्ट भी मिल जाएँगे। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे नए सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग दिस सेशन। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।